संजीवनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हम किसी बीमारी पर नहीं बल्कि बीमारी आए ही नहीं या यूं कह लें कि प्रोटेक्टिव हेल्थ पर बात करेंगे। खासतौर पर सीजनल प्रोटेक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। और अगर सीजनल हेल्थ प्रोटेक्शन की हम बात करें तो अभी ऋतुराज बसंत का मौसम है। इस ऋतु का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के अनुसार क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं श्याम प्रिया जी, जो एक सफल आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं। श्याम प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी कार्यक्रम में। धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आयुर्वेद के अनुसार सीजन्स यानी ऋतुएं हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव डालती हैं? जी, आपके प्रश्न पर आने से पहले, क्योंकि आपने आयुर्वेद जैसे महान शास्त्र के विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं जी, तो वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आयुर्वेद के सभी पूर्व आचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ और AIR के सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। तो अब चलते हैं आपके प्रश्न पे। जैसा कि आपने पूछा कि सीजन और ह्यूमन का क्या रिलेशन है, बहुत भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर समाज में। तो इस प्रश्न को हम 3 तरह से सुलझा सकते हैं। पहला तरीका तो है सामान्य ज्ञान की बात से मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या रिलेशन होता है। दूसरा, स्क्रिप्चर यानी कि आयुर्वेद शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। और तीसरा, कैसे हम उसे एक्सपीरियंस करके भी खुद से फील करते हैं। तो सबसे पहले है कि जर्नल साइंस कहती है कि सीजन एक्चुअली बनते कैसे हैं। बचपन से हम पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है तो चेंजेस होते हैं। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है। और जब वही पृथ्वी अपने फिक्स ऑर्बिट में 23.5 डिग्री के कोण पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सीजन फॉर्मेशन होता है। तो ये साइंस तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते भी आए हैं, हाँ, कि ऋतु चेंज होगी, एनवायरमेंट चेंज होगा तो बॉडी में इम्पैक्ट आएगा। तो ये हो गई जर्नल बात। लेकिन शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? सबसे पहले खगोल शास्त्र देखें तो सौर मंडल की गतिविधियां हैं ये, और इसके बारे में तो उसका वर्णन बहुत पहले से है। और आयुर्वेद शास्त्र इसको स्वास्थ्य से कैसे जोड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद तो है आयुष्य का शास्त्र। तो खगोल शास्त्र की बात को, जो सौर मंडल की गतिविधियां हैं, वो मेरे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं, अब विषय तो वो आता है। तो हम उसको शुरू करते हैं। महर्षि चरक का एक बहुत अच्छा श्लोक है, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके। इट मीन्स यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरे पिंड में है। ब्रह्मांड में चेंज होगा तो मेरे पिंड में चेंज होगा। लेकिन कैसे होगा? तो उसका आंसर है कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। ये पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो जब ये पूरी सृष्टि पंच महाभूत से बनी है, मैं भी पंच महाभूत से बना हूँ, तो जब सूर्य में चेंज होगा, पृथ्वी की गति में चेंज होगा, सूर्य की गति में चेंज होगा, तो मेरी बॉडी की अग्नि में भी चेंज होगा, यानी कि जठराग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर। तो सूर्य क्योंकि अग्नि का सिंबॉलिक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी और सूर्य की गति में चेंज होगा, वैसे वैसे मेरी बॉडी की अग्नि में, डाइजेस्टिव फायर में, बॉडी के बल में, मतलब कहते हैं ना कि खाने की ताकत, डाइजेस्टिव फायर, तो अग्नि बल और शारीरिक बल दोनों में परिवर्तन आता है। तो दैट्स वाई हमको सीजनल रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गई शास्त्र के हिसाब से। और तीसरी बात, कोई साइंस भी नहीं जानता, कोई शास्त्र भी नहीं जानता, तो उसको कैसे पता लगेगा? तो वो फील करता है। वर्षा आती है तो फील होती है, गर्मी आती है तो भूख कम हो जाती है, सर्दी आती है तो भूख बढ़ जाती है। तो सीजनल इम्पैक्ट को वो फील करता है। हेंस इट इज सेल्फ प्रूव्ड that season impact us and seasonal routine is very very mandatory to follow to remain healthy। और लास्ट आपको एक जस्ट कहते हैं ना कि शास्त्र की भाषा में भी हमारे विद्वान कैसे बताते हैं उसको, तो वो कहते हैं मनुष्य की आयु काल के आधारित है, अतः आयुष्य चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा काल का अनुसरण करना चाहिए। जी श्याम प्रिया जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को बताया कि आयुर्वेद के अनुसार सीजन्स यानी ऋतुओं का हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर हम खास तौर पर अब की बात करें, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है, तो ये जो ऋतु है यानी बसंत ऋतु किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? बिल्कुल, कहते हैं ना, अति सौभाग्यशाली भारतवासी, चाहे इसे हम देश की भौगोलिक स्थिति कहें,
या सौभाग्य कहें कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे हम पूरी 6 ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं पूरे साल भर में, क्योंकि 365 डेज में वो चक्कर पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट में पूरा करती है। 365 डेज में जो 6 सीजन बनेंगे वो सारे के सारे सिर्फ भारतवासी अनुभव कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस अगर हम तरीके से देखें तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और ये 6 ऋतुओं के नाम हैं हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो आपने पूछा वसंत ऋतु, बिल्कुल अभी वसंत ऋतु चल रही है, ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु, और श्री हरि को भी ये सबसे प्रिय है। तभी तो देखा ना आपने प्रकृति कितनी खिली खिली रहती है। जी बिल्कुल, चारों ओर फूल खिले हैं, नई कोंपलें जो हैं वृक्षों के ऊपर फूट रही हैं। जी बहुत ही सुंदर, चारों तरफ अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो एक सुंदर वातावरण आपको मिलता है, मन वैसे ही खुश रहता है बहुत। इसीलिए तो श्री हरि कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर रहा। कुसुम मतलब पुष्प वाली ऋतु मुझे सबसे प्रिय है, सब ऋतुओं में से सबसे प्रिय है। वैसे तो लोग जानते ही होंगे कि जो वसंत ऋतु है उसका जो हिंदी के महीने है वो चैत्र और वैशाख इसको कहते हैं। और फिर भी कुछ नहीं समझेंगे तो इंग्लिश में भी हम बता देते हैं कि 15 मार्च से लेकर लगभग 15 मई तक ये वेरिएशन क्षेत्र के हिसाब से चेंज होता है कि गुजरात में कभी 10 दिन पहले आएगी, कभी 10 दिन बाद में आएगी ये ऋतु, क्योंकि क्षेत्रीय चेंजेस पंजाब में पहले आ गई, कभी बाद में आ गई। जी, तो अगर हम देखें तो एवरेज 15 मार्च से 15 मई के बीच की जो ऋतु होती है वो वसंत ऋतु होती है। तो अब बात आती है कि मैं कॉमन मैन को जो ये मन में भ्रांतियां हैं कि आप कहते तो हो ऋतुचर्या फॉलो करो, पर मैं करूं क्या, मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, बिकॉज 2 ही मुख्य अंग है, आहार और विहार। बिल्कुल, आहार माने डाइट, विहार माने लाइफस्टाइल। तो हाउ अ कॉमन मैन शुड प्लान दीज थिंग्स एज पर सीजन। तो उसके लिए हम उनको इस तरह से गाइड कर सकते हैं, या शास्त्र जो उसके हिसाब से गाइड करता है वो ये कहता है कि आप सबसे पहले देखिए वसंत ऋतु शास्त्र के अनुसार कफ बढ़ाने वाली ऋतु है। अगर कोई व्यक्ति वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, किसी भी प्रकृति का है, लेकिन कफ का इम्पैक्ट उसको आएगा ही आएगा जी, वो बच नहीं सकता, क्योंकि ये ऋतु का प्रभाव है, ये प्रकृति की तरफ से उस ऋतु का इम्पैक्ट है। तो कफ को शमन करने वाला डाइट एंड लाइफस्टाइल होना चाहिए। अब इसके अंदर भी 2 चीजें हमारे आचार्यों ने बताई, डूज एंड डोंट्स। जी, आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या करना क्या नहीं करना, सिंपली टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो मुझे जिस चीज से कफ बढ़ता है, पहले हम डोंट्स की बात करते हैं, क्या नहीं करना, निषेधात्मक, आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। तो ऋषि मुनि ने कहा कि आपको शीतल पदार्थ नहीं खाने हैं, क्योंकि वो कफ बढ़ाएंगे, ऑलरेडी कफ की ऋतु है। दूसरा, मीठे और खट्टे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कफ जो है वो मधुर और खट्टे पदार्थों से बढ़ता है। जी। तीसरा, दही नहीं खाना, इस मौसम में दही का सेवन वर्जित किया गया है। भाप्रकाश संहिता में तो इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक भी हैं, तो मैं उसका ज्यादा वर्णन यहाँ नहीं करूंगी, लेकिन सिंपली उन्होंने बोला कि दही नहीं खाना चाहिए। तो ये हो गई आहार की बातें। तो फिर विहार में क्या करना, तो दिन में नहीं सोना, क्योंकि दिन में सोने से आपका कफ बढ़ेगा। तो ये 3-4 चीजें तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको नहीं करनी है। सिंपली कुछ आपको सोचना नहीं है, कुछ आपको समझना नहीं है, आपको इसको फॉलो करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इन दिनों में खास तौर पर जब दोपहर में खाना खाने के बाद अक्सर नींद आती है, दिल करता है कि सो जाएं, तो आपने कहा कि सोना नहीं है दिन में अगर स्वस्थ रहना है, क्योंकि सोने से कफ बढ़ेगा। इसके आगे जो ऋतु आएगी ग्रीष्म ऋतु में सोना है, क्योंकि उसके रूल्स अलग है, उस ऋतु का प्रभाव अलग है, लेकिन वसंत ऋतु में खास करके आपको सोना नहीं है। तो फिर बोले क्या करें, तो उन्होंने कहा डूज। अब क्या करें वो भी बताते हैं। तो आपको कटु तिक्त कषाय मीन्स थोड़े कड़वे, थोड़े तीखे, थोड़े कसैले, थोड़े रूखे पदार्थों का सेवन करना है। तो ये कैसे होते हैं, जैसे मुझे चना खाना है क्योंकि वो कफ को शमन करेगा, मुझे बेसन की कड़ी खानी है, मुझे जौ खानी है, जौ का आटे की रोटी बहुत अच्छी है क्योंकि वो रुक्षता देती है और डाइजेस्ट भी जल्दी होती है। दलिया खा सकते हैं आप, आपको शहद खाना है, कहते हैं ना कभी कभी जुकाम हो जाता है तो गोलगप्पे खा लो, तो वो तीखा जो रस है वो कफ को खत्म करता है। तो इस तरह से ये कसैले, कड़वे, तीखे रसों का और रूक्ष पदार्थों का सेवन हमें अपनी डाइट में लाना चाहिए। तो इस तरह से हमको ये सब खाने की चीजों में इस तरह का प्लानिंग करना चाहिए। कहते हैं कि अब सोना तो है नहीं दिन में, तो क्या करें, तो कहते हैं उद्यान में सैर करो। तो चंडीगढ़ में तो बगीचों की कमी नहीं है, तो कहते हैं क्योंकि प्रकृति इतनी खिली हुई है और आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा, मन को भी स्वास्थ्य मिलेगा। तो दोपहर के समय में आपको बगीचों में थोड़ा बैठना चाहिए, फूलों को देखना चाहिए, प्रकृति को निहारना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज करने की ऋतु है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी तो बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, हम खाते भी कम है, तो एक्सरसाइज कम करेंगे, लेकिन वसंत ऋतु में अच्छी एक्सरसाइज प्लान की जा सकती है। और स्नान विधि कैसी होनी चाहिए, तो उबटन लगाना चाहिए क्योंकि आपको कफ को शमन करना है। तो आपको त्रिफला के चूर्ण से, आपको चने के आटे से, मतलब
कहते हैं कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो। हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारे कफ शमन द्रव्य होते हैं, हमारे स्पाइसेस में, हमारे हर्ब्स में, जो हमें इस सीजन में कफ शमन में हेल्प करते हैं। पर हमारी एक्टिविटीज में उसको कैसे डालना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो स्नान विधि में आपको उपटन यूज करना है तो आपका कफ शमन होता रहेगा। ऐसे ही आपको दिन में नहीं सोना है तो आपका कफ शमन होता रहेगा। तो इस तरह से आपको सोचते हुए हमें कफ शमन करना है। और दूसरा, क्योंकि जठराग्नि बहुत मध्यम है, मतलब इस टाइम एवरेज भूख लगेगी, बहुत ना ज्यादा लगेगी ना बहुत कम लगेगी। शिशिर ऋतु थी तो बहुत भूख लगती थी, गाजर का हलवा खाते थे हम लोग, और अब गर्मी आएगी तो कहते कि पानी पी के ही पेट भर जाएगा, शिकंजी पियेंगे हम लोग। तो ये मध्यम ऋतु है, ना ज्यादा खाने वाली ना कम खाने वाली, तो लघु और सुपाच्य भोजन को करना चाहिए। जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है, मतलब यही हुआ कि हम लोग अगर अपना खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो वसंत ऋतु हमारे लिए बहुत ही उत्तम ऋतु है। इसमें हम लोग अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। आपने कहा कि आप बाग में जाके सैर कर सकते हैं। आजकल तो घरों में छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं, वहां पे बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं लोगों के। हमने देखा स्पेशली हम लोग जब अपने या अपने जान पहचान वालों के घर पे जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं इस मौसम में खास तौर पर। वैसे भी चंडीगढ़ तो बगीचों की सिटी है, तो चंडीगढ़ वालों के लिए तो कहते हैं ना, प्रकृति ने जैसे उपहार दिया हुआ है और ऊपर से ऋतु का कमाल। तो ये सब अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं इस ऋतु। जी बिल्कुल, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बखूबी ऋतु चक्र को समझा हुआ था जी। तो वो समझाते थे कि इस ऋतु में ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, ये करना है, ये नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाते थे और कहीं ना कहीं उनकी बातों में विज्ञान होता था और वैज्ञानिक रूप से उन्होंने प्रूव किया हुआ है। ये सब कुछ फेस्टिवल्स हैं हमारे या फिर हमारी जो परंपराएं हैं, साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है हमारे बुजुर्गों ने। तो आप हमें ये बताएं कि वसंत ऋतु के त्योहारों की अगर हम बात करें, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा वैज्ञानिक तथ्य कोई हो तो हमारे सुनने वालों को बताएं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि हमारे आचार्यों की सोच इतनी व्यापक थी। वो पहले उन्होंने सीजनल रूटीन और डेली रूटीन, एक इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हेल्दी रहना, उसकी हमारी प्लानिंग कर दी। फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे तो हेल्दी हो गए, पर कम्युनिटी लेवल पे क्या, हमको तो पूरे समाज को भी एक साथ लेकर स्वस्थ रहना होता है। क्योंकि अगर समाज स्वस्थ नहीं होगा तो मैं स्वस्थ नहीं होगा। वो तो कोरोना में हमने देखा कि अगर कम्युनिटी हेल्थ नहीं होगी तो इंडिविजुअल भी हेल्दी नहीं रह सकता। तो सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ की प्लानिंग नहीं, कम्युनिटी हेल्थ की प्लानिंग करनी है। तो अब क्या किया जाए, तो फेस्टिवल प्लान किए जाए। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग फेस्टिवल एज पर सीजन। जी। तो होली का अगर हम देखें तो सिंपल बात, वसंत ऋतु है तो इतने सारे फूल उगते हैं कि पूरी प्रकृति में पोलन हो जाता है, मतलब पराग। जी, अगर आपने सुना हो, पुष्पों से पराग निकलता है जो, तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि वो वायरल इन्फेक्शंस करता है, वो स्किन प्रॉब्लम्स करता है। पराग के जो कण होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। हाँ, और वह फसलें भी इस टाइम बहुत उगरी होती हैं। तो हम कुल मिला के कहें तो वायरल इन्फेक्शंस का समय होता है ये, जिसमें छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, बुजुर्गों को अस्थमा की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड तो कॉमन हम देखते हैं, फीवर हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को हो चिकन जाती पॉक्स है। बहुत होता है इस मौसम में, स्पेशल मौसम में चिकन पॉक्स बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये उनको पता था, तो उन्होंने कहा कि अब इससे कम्युनिटी को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि आप होलिका दहन कीजिए, होली से एक दिन पहले आप मास फ्यूमिगेशन कीजिए। जी। तो मास फ्यूमिगेशन आप देखिए, पूरे भारत भर में, देश भर में एक साथ होली जलाने का समय एक ही होता है, और वो किससे जलाई जाती है, गोबर के कंडों से, विच मीन्स देसी गाय का जो गोमय होता है, दैट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शियस और ऑक्सीजन की मात्रा को एनवायरमेंट में बढ़ाता है। तो अगर हम गोमय से जलाएंगे और एक साथ देश भर में जलाएंगे तो पूरे देश भर की जो एनवायरमेंटल लेवल है वो एक बहुत अप हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा, उसके बैक्टीरियाज भाग जाएंगे, उसके वायरसेस वो जो सब है वो सब क्लीन हो जाएगा एनवायरमेंट। तो ये हो गया एनवायरमेंट लेवल पे हमको प्रोटेक्ट करना, ये हो गया होलिका दहन। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, हम होली खेलते हैं। तो होली किससे खेली जाती थी, होली हम खेलते थे पलाश के फूलों से। और अगर मैं आपको बताऊं तो चंडीगढ़ का तो स्टेट फ्लावर है, ऑफिशियल स्टेट फ्लावर पलाश है। 2009 के करीब ये डिक्लेयर भी हुआ था। तो चंडीगढ़ में तो बहुत पलाश दिखता है, और पलाश के फूल
एकमात्र ऐसा जड़ी बूटी है आयुर्वेद के हिसाब से जो स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, वुंड्स को ठीक करता है। तो अगर हम पलाश के फूलों से, हल्दी से, तुलसी से, इस तरह के रंगों से बनाकर जब हम होली खेलते थे तो हमारी स्किन की जो इन्फेक्शन थी, वायरल इन्फेक्शन थी, उससे हम प्रोटेक्ट होते थे जी। और शाम को फिर हम प्रसादी खाते थे। तो प्रसादी क्या होती थी? चना होता था, मक्का होता था, पॉपकॉर्न, तो धानी बोलते हैं उसको। तो धानी की प्रसादी खाते थे। तो आपके फेस्टिवल ने क्या किया? कम्युनिटी हेल्थ को कैसे दिया? पहले दिन एनवायरमेंट हेल्दी कर दिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरे दिन आपने स्किन, बॉडी के आउटर लेवल को प्रोटेक्ट कर दिया होली खेलकर पलाश के फूलों से। और तीसरे लेवल पर आपने इनर प्रोटेक्शन कर दिया प्रसादी खाकर। रूक्ष रस खाया आपने, थोड़े कषाय रस का जो सेवन किया। कांजी पीते थे हम, तो कांजी भी बहुत डाइजेस्टिव होती है और वो इसी तरह के रसों में आती है। तो इस तरह से आपने 3 लेयर में कम्युनिटी हेल्थ को प्रमोट किया, एनवायरमेंटल लेवल पे, बॉडी के आउटर लेवल पे, स्किन लेवल पे और बॉडी के इनर लेवल पे। तो सी द प्लानिंग ऑफ देयर फेस्टिवल्स, द साइंस बिहाइंड फेस्टिवल्स। जी, श्याम प्रिया जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं? ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, क्योंकि ये बसंत ऋतु है तो उसी से जुड़ा हुआ आप सुना बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, होली से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। गुलाबी सा मौसम सुहाना,
गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी कार्यक्रम में। आज हम प्रोटेक्टिव हेल्थ पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय हमारी मेहमान हैं श्याम प्रिया जी, जो सफल आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। श्याम प्रिया जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें ऋतु चक्र के बारे में बताया और किस तरह से विशेष ऋतु का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम लोग अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं सभी ऋतुओं में। श्याम प्रिया जी, बसंत ऋतु की हम लोग बात कर रहे हैं, आहार की भी बात की हम लोगों ने, तो विस्तार पूर्वक आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं, क्योंकि आपने मसालों की बात की कि किचन में जो मसाले हैं इस ऋतु में खास तौर पर अगर हम इस्तेमाल करें तो कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वसंत ऋतु में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब कटुतिक कषाय रसों में आते हैं और बहुत नॉर्मली अपने घर में हमें मिलते हैं और हम यूज करते हैं। और खास करके अगर हम कहें कि पानी कौन सा पीना वसंत ऋतु में, क्योंकि वसंत ऋतु आते ही थोड़ा सा गर्मी लगती है दिन में और हम फ्रिज का पानी पीने लग जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें थोड़ा ल्यूकवार्म पानी पीना है और सौंठ वाला पानी पीना है, क्योंकि आप देखिए अगर आप सौंठ वाला पानी थोड़ा सा गुनगुना अगर डेली पिएंगे तो आपको कोई कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बुखार नहीं आएगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर इतनी अच्छी रहेगी और आप वसंत को एंजॉय कर सकेंगे। जी, आपने सौंठ वाले पानी की बात की, तो किस तरह से घर पे बना सकते हैं उसको? जस्ट थोड़ा सौंठ लेकर आप पानी में बॉयल करके और थोड़ा जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो उसको सिप सिप करके पीते रहिए, तो वो आपको पूरे दिन भर की स्फूर्ति देगा। वसंत ऋतु का कह सकते हैं कि हम सिर्फ शुद्ध पानी नहीं पीते थे, हम संस्कारित पानी पीने वाले लोग थे, तो हम पानी को संस्कार विधि से गुणों में वृद्धि करके इस तरह से वसंत ऋतु में पी सकते हैं। श्याम प्रिया जी, क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रही हैं, तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष स्वास्थ्य सूत्र या हम लोग किस तरह से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं? जैसे कहते हैं ना कि भगवत गीता भगवान ने पूरी बोल दी और लास्ट में भगवत गीता का एक सार सूत्र था कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब कुछ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मैंने सब तुम्हें अर्जुन बता दिया, लेकिन अब लास्ट में बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में, और युद्ध करो और कर्म करो। तो ये तो हुआ गीता की बात, लेकिन हम तो आयुर्वेद के सूत्र की बात करें, स्वास्थ्य सूत्र की, कि एक ऐसा सूत्र जिसमें पूरा आयुर्वेद शास्त्र कवर हो जाता है, तो वो है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। इट मीन्स कि हमको हितकारी आहार और विहार करना चाहिए। हितकारी मीन्स जो मेरे लिए हितकर है। अब उसको प्लान करने के फिर बहुत सारे तरीके हैं कि मुझे देश के हिसाब से खाना चाहिए, मुझे समय काल के हिसाब से खाना चाहिए, मुझे अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से खाना चाहिए, मुझे मेरी एज कितनी है, मुझे इसके हिसाब से खाना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन एक पैरामीटर नहीं है, वो एक आधा अधूरा कहते हैं इन्फॉर्मेशन है कि फूड ऐसे कैल्शियम के बेस पर प्लान करो। नो, फूड प्लानिंग कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कितनी एज में हूँ, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेरी बॉडी टाइप क्या है, अभी ऋतु कौन सी चल रही है, मैं दिन में ये चीज खा रहा हूँ या रात को खा रहा हूँ, क्योंकि दादी बोलती थी ना रात को दही मत खाओ। वो खाना बना कैसे हुआ है, मतलब उसका संस्कार विधि कैसी हुई है, वो किस कॉम्बिनेशन में खाया जा रहा है, संयोग विधि क्या है, वो कितनी मात्रा में खाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो हैवी है या कम। तो इस तरह से जो प्लानिंग की जाती है उसको बोलते हैं हितकारी, हित भुक। मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए जो हितकर है, हितकर तो सब कुछ है, बादाम तो बहुत अच्छा है, पर क्या वो मुझे सूट करता है? तो दीज आर द थिंग्स जिसके बेस पे मुझे प्लान करना चाहिए कि मेरे लिए हितकारी क्या है। तो हित भुक मतलब मेरा आहार और विहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल मेरे लिए हितकारी होना चाहिए, वही मेरे लिए स्वस्थ है। फिर दूसरा पैरामीटर्स मित भुक, मतलब मुझे कितना करना, कहते ना व्यवहार में भी संयम रखना और खाने में भी संयम रखना, अपनी भूख से 2 निवाले कम खाना, वो मात्रा के ऊपर है। पहले है हिताहार मतलब हितकर आहार और विहार, फिर मिताहार मतलब मितकर संयमित रहना, मतलब आपके व्यवहार में भी बैलेंस रहना और खाने में भी बैलेंस रहना, तो आप स्वस्थ रहोगे। और तीसरा पैरामीटर है 3 रोटी की भूख है तो 2 खाओ, एक बिल्कुल थोड़ी जगह छोड़िए। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी पंजाबी में कि थोड़ी जी भूख रख के खाया कर। जी बिल्कुल, तो फंडामेंटल यही था मित भूख जी। और तीसरा है ऋतु भूख, जो हमने अभी चर्चा की, सीजनल रूटीन कि ऋतु के हिसाब से खाना, ऋतु के हिसाब से पहनना। ऋतु अगर ऋतु है सर्दी की और मैं गर्मी के कपड़े पहनूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, ऋतु है सर्दी की और मैं गर्मी वाला शिकंजी पी के रह जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो ऋतु के हिसाब से आहार विहार की अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हित बुक, मित बुक और ऋत बुक, जिसमें ऋत बुक पे हमने थोड़ी चर्चा की है। अगर ये किसी व्यक्ति ने कर लिया तो वो निश्चय ही मतलब उसको स्वास्थ्य मिलेगा। हमने ऋत बुक की बात की तो मित बुक की बात भी आप थोड़ी सी बता ही दें चलते चलते। जी, तो मित बुक में एक्चुअली क्या होता है कि सबको ये डाउट होता है
हाउ मेनी कैलोरीज शुड आई ईट इन अ डे। मात्रा की जब बात आती है तो हमें ये कहा जाता है आजकल कितनी कैलोरी खा लूं मैं। ऐसा प्लानिंग आचार्य नहीं करते थे। आचार्य कहते थे जितनी भूख है उतना खाओ। मेरी भूख कौन बताएगा, मेरी भूख मैं बताऊंगा। तो आपका जो अग्नि बल है, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर उसको कितना डाइजेस्ट कर सकती है, उस व्यक्ति को अंदर से कितनी भूख लगी है। क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि बहुत अच्छी भूख लगती है और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कोई ऐसी न्यूज सुन ली, कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल भूख नहीं होती। हालांकि हमें तो बोला उन्होंने 400 कैलोरीज खा लो, पर 400 कैलोरीज खाने के लिए मन ही तैयार नहीं है उस टाइम, मन की स्थिति कुछ और है। तो आपने 400 कैलोरीज या 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज नहीं डिसाइड कर सकते। मित बुक का मतलब मात्रा डिसाइड होनी चाहिए आपके अग्नि बल के हिसाब से, आपकी भूख के हिसाब से, व्यक्ति की मानसिक स्थिति के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। तो मैं किसी को बोलूं कि आपके ये 400 कैलोरी, चाहे वो सेम एज का है, सेम जगह रहता है, जुड़वा बच्चे हैं, तो भी एक जैसा नहीं खाना। बिल्कुल सही कहा। हाउ कैन यू बी फिक्स? जी, घर में 2 बच्चे हैं तो एक कोई चीज खाना पसंद करता है, दूसरा कोई चीज खाना पसंद करता है, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अनुभव होता है, अलग अलग तरीका होता है खाने का, उसके आहार का, विहार का अलग अलग तरीका होता है। और अगर हमारा आहार विहार सही हो तो हम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। श्याम प्रिया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राधे श्याम। दोस्तों, संजीवनी कार्यक्रम में आज हम प्रोटेक्टिव हेल्थ सिस्टम पर बात कर रहे थे। हमारी आज की मेहमान थी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ श्याम प्रिया। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र पाल। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।